पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तपती धूप और फैसल मस्जिद की सफ़ेद सीढ़ियों के नीचे बैठा ये इंसान एक जिंदा लाश से कम नहीं है। इसके उलझे बालों पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं जिन पर कीचड़ और पसीने की परतें जम चुकी हैं। सामने एक एल्यूमिनियम का टूटा कटोरा रखा है। जब भी कोई वीआईपी गाड़ी मस्जिद के बाहर आकर रुकती है तो ये भिखारी एक पागल की तरह दौड़कर उस गाड़ी के बोनट को अपने फटे कपड़ों से साफ करने लगता है। लोग इसे गालियां देते हैं, घिन से अपना मुंह फेर लेते हैं। कई बार इसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया जाता है, लेकिन ये दर्द में करहाने के बजाय पागलों की तरह जोर जोर से हंसता है और हवा में बड़बड़ाता रहता है। वहां से गुजरने वाले हर शख्स के लिए ये सिर्फ एक मानसिक रूप से विक्षिप्त भिखारी है। लेकिन किसी को क्या पता कि इस घिनौने चोले के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक बेहद प्रशिक्षित एजेंट सांस ले रहा है, जो देश के लिए अपनी पहचान मिटा चुका है। ये कोई पागल नहीं, बल्कि एक खौफनाक मिशन की शुरुआत है, जिसके पीछे पूरे 5 साल का लंबा इंतजार छिपा है। भारत में आतंक फैलाने और हमलों के लिए फंडिंग करने वाले उस मोस्ट वांटेड आतंकी का पता लगाने के लिए रॉ ने कई एजेंट तैनात किए, लेकिन 5 सालों तक कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन पाकिस्तान से एक खबरी का सिर्फ 3 अक्षरों का मैसेज आया, फैसल मस्जिद पैकेज। मैसेज साफ था कि वो आतंकी फैसल मस्जिद पर नजर आया है। उस एक मैसेज ने सब कुछ बयान कर दिया था। रॉ ने अपने इस एजेंट को तैयार किया जो हर किरदार निभाना बखूबी जानता था और देश के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार था। उसे अपनी पहचान छुटाकर फैसल मस्जिद की रेकी करनी थी, इसलिए उसने इस भिखारी का भेष बना लिया। अब इस तपती सड़क पर बैठे उस भारतीय जासूस को सिर्फ और सिर्फ उस खूंखार आतंकी का इंतजार था जो उसके इस पागलपन का असली शिकार बनने वाला था। लेकिन जो अंत में हुआ वो भारत के लिए बहुत ही खौफनाक था। इस पागलपन के पीछे एक गहरा सस्पेंस छिपा था, लेकिन ये ड्रामा ज्यादा दिन तक सिक्योरिटी की नजरों से बच नहीं पाया। उस भिखारी का बार बार वीआईपी कारों के पास जाना और उन्हें साफ करना फैसल मस्जिद की सुरक्षा टीम के लिए शक की वजह बन गया। वहां के सिक्योरिटी चीफ तारिक की पैनी नजर उस पर टिक गई। एक शाम गार्ड्स ने उस भिखारी को सड़क से घसीटा और मस्जिद के एक गुप्त अंधेरे पूछताछ कक्ष में फेंक दिया। उस कमरे में सिर्फ एक पीली बत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी में तारिक का क्रूर चेहरा और भी भयानक लग रहा था। तारिक को यकीन था कि ये पागलपन महज एक दिखावा है और ये आदमी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन एजेंट ने अपना किरदार नहीं छोड़ा। तारिक के कड़क सवालों पर वो सिर्फ पागलों की तरह हंसता रहा। जब तारिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा तो उसने भयानक टॉर्चर शुरू कर दिया। उसने एजेंट के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारे, लातें बरसाईं और उसे जमीन पर कुचल दिया। एक आम इंसान इस भयानक दर्द में अपनी असलियत उगल देता, लेकिन वो रॉ का एक ऐसा जांबाज था जो अपनी हड्डियां तोड़वा सकता था, पर देश का राज नहीं। खून से लथपथ होने के बावजूद वो एजेंट फर्श पर रेंगते हुए बड़बड़ाता रहा, साहब की गाड़ी, मुझे भी बिठा लो, जन्नत जाना है। दर्द की इंतहा में भी उसके चेहरे पर वही खोखली और विक्षिप्त मुस्कान थी। इस खौफनाक टॉर्चर और उसके अटूट पागलपन को देखकर तारिक का शक आखिरकार हार गया। उसने उस खून से सने शरीर को एक सचमुच का पागल समझकर बाहर सड़क पर फेंकवा दिया। वो रॉ एजेंट अपनी जान पर खेलकर ये इम्तिहान पास कर चुका था। अब वो उस मस्जिद का एक ऐसा अनदेखा हिस्सा बन गया था जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था। सड़क की धूल फांकते, गालियां खाते और तपती धूप में खुद को एक पागल भिखारी साबित करते हुए लगभग 1 साल का दर्दनाक वक्त बीत चुका था। हर गुजरता दिन उस रॉ एजेंट के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था, लेकिन उसके इरादे चट्टान की तरह अडिग थे। और फिर एक दोपहर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका उसे पिछले 5 सालों से बेसब्री से इंतजार था। फैसल मस्जिद के बाहर अचानक हलचल तेज हो गई। पुलिस के सायरन गूंजने लगे और आम लोगों का रास्ता फौरन खाली करवा दिया गया। भारी सुरक्षा घेरे के बीच वीआईपी गाड़ियां आकर ठीक उस भिखारी एजेंट के सामने रुकीं। बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से जो शख्स बाहर निकला, उसे देखते ही उस भारतीय जासूस के शरीर का सारा खून खौल उठा। वो कोई और नहीं बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था, वही दरिंदा जिसके एक इशारे पर भारत में मासूमों का खून बहाया गया था और फंडिंग की जाती थी।
इतने करीब से अपने देश के दुश्मन को देखकर एजेंट की मुट्ठियां कस गईं, उसकी नसें तन गईं और आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। उसका मन कर रहा था कि वो इसी पल उठे और उस खूंखार आतंकी की गर्दन अपने नंगे हाथों से मरोड़ दे, ताकि भारत के हर एक शहीद का बदला पूरा हो सके। लेकिन वो रॉ का एक बेहद पेशेवर जासूस था। वो अपनी बेबसी को अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त उसके पास न तो कोई हथियार है और न ही कोई बैकअप टीम। अगर उसने जज्बाती होकर अपने गुस्से को काबू में नहीं रखा तो वो उस आतंकी के करीब पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी की गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा और ये मिशन हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। एक पल के लिए उसने अपनी इस घोर बेबसी को महसूस किया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी उबलती हुई आग को सीने के भीतर खामोशी से दबा लिया। उसने अपनी कसी मुट्ठी ढीली की और खुद को फिर से उसी पागलों वाली हरकत में झोंक दिया। वो आतंकी बेखौफ होकर मस्जिद के अंदर चला गया, लेकिन उस दिन जासूस के लिए एक बात तय हो गई थी। पहचान अब पुख्ता हो चुकी थी। उस एजेंट को अपना शिकार मिल चुका था। अब उसे सिर्फ एक हथियार की जरूरत थी। दिन के उजाले में फैसल मस्जिद के बाहर जो एक लाचार और विक्षिप्त भिखारी था, रात के गहरे अंधेरे में उसकी हकीकत पूरी तरह बदल जाती थी। जब इस्लामाबाद की सड़कें सुनसान हो जातीं, तब वो भारतीय जासूस अपना वो घिनौना और फटेहाल चोला उतार फेंकता। अब उसे उस खूंखार आतंकी का शिकार करने के लिए एक हथियार की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन दुश्मन के गढ़ में एक जासूस के लिए बारूद का सौदा करना साक्षात मौत को दावत देने जैसा था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने रावलपिंडी की उन अंधेरी और ख़तरनाक गलियों का रुख किया, जहां कानून का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के खूंखार गुंडों और तस्करों का राज चलता था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई वो एक ऐसे खुफिया अंडरग्राउंड बार में दाखिल हुआ जहां जुर्म और नशे की महफिल सजी थी। वहां का माहौल धुएं और तेज मंगीत से भरा हुआ था। तेज रंग बिरंगी रोशनियों के बीच खूबसूरत लड़कियां नाच रही थीं और जाम से जाम टकराकर शराब के प्याले छलक रहे थे। इस डार्क अंडरवर्ल्ड में हर तरफ मौत और धोखे का साया था, लेकिन वो रॉ एजेंट किसी नौसिखिए की तरह नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां मौजूद था। उसने अपना भेष और अपनी बोली पूरी तरह से बदल ली थी। अब वो एक भिखारी नहीं बल्कि एक लोकल आवारा गुंडे की पहचान बना चुका था। तेरे बदन की खुशबू इस मिट्टी की नहीं, इस मिट्टी की नहीं। हाँ। तेरी आंखें हैं चीते सी, तू दिख रहा फौलादी सा। तेरी आंखें हैं चीते सी, तू दिख रहा फौलादी सा। चखा दे जरा तेरे फौलादी बदन की जान, जरा और करीब आ चखा दे तेरे बदन की जान, फौलादी बदन की जान। उसने उन खतरनाक तस्करों और लोकल गुंडों के साथ छुप छुप कर शराब पी, उनके साथ जुए के अड्डों पर वक्त बिताया और धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया। उसी महफिल के एक अंधेरे कोने में उसकी मुलाकात उस इलाके के सबसे कुख्यात हथियार तस्कर से हुई। एजेंट ने बहुत ही चालाकी से बात शुरू की और तस्कर को बताया कि उसे अपनी एक पुरानी और गहरी दुश्मनी निपटानी है। उसे एक ऐसा खिलौना चाहिए जो चीखे नहीं बल्कि खामोशी से अपना काम कर दे। तस्कर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि साइलेंसर वाले हथियार का मतलब था बड़ा खतरा। लेकिन जैसे ही उस भारतीय जासूस ने अपनी जेब से रॉ द्वारा मुहैया कराए गए पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर उस टेबल पर फेंकी, तस्कर की आंखें लालच से चमक उठीं। कुछ ही पलों में सौदा तय हो गया। तस्कर ने उसे एक बेहद खतरनाक और अचूक रशियन पिस्तौल थमा दी, जिसके साथ एक बेहतरीन साइलेंसर और 9 mm की गोलियां मौजूद थीं। उस ठंडे लोहे को अपने हाथों में महसूस करते ही जासूस के रोंगटे खड़े हो गए। इतने सालों की जलालत और उस दर्दनाक इंतजार का सिला अब उसके हाथों में था। इस अंधेरी दुनिया के बीचों बीच खड़े होकर उस भारतीय शूरवीर ने मौत का वो सौदा मुकम्मल कर लिया था। अब उसके पास वो खामोश बारूद आ चुका था, जो जल्द ही उस खूंखार आतंकी को हमेशा के लिए खाक में मिलाने वाला था। हथियार हाथ में आ जाने के बाद भी एक जासूस का इम्तिहान खत्म नहीं होता, बल्कि उसका असली सब्र यहीं से शुरू होता है। उस अंधेरी रात में रावलपिंडी के अंडरवर्ल्ड से साइलेंसर वाली रशियन पिस्तौल खरीदने के बाद वो भारतीय जासूस वापस फैसल मस्जिद की चौखट पर आ गया था। उस दिन से लेकर पूरे 11 महीने तक उसने उस ठंडी पिस्तौल को अपनी उसी फटी हुई जैकेट के अंदर सीने से बांध कर रखा। वो बंदूक अब महज एक हथियार नहीं बल्कि उसके जिस्म का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। उसके दिल की हर धड़कन उस बंदूक की नली से गुजरती थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदले।
मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, लेकिन वो रॉ एजेंट एक पत्थर की तरह वहीं डटा रहा। कड़कड़ाती ठंड में जब उसका शरीर सुकड़कर सुन्न हो जाता, तब वो अपनी जैकेट में छिपी बंदूक से देशभक्ति की आग को जिंदा रखता। भीषण गर्मियों की तपती दोपहर में जब लू से उसका बदन झुलसता और मूसलाधार बारिश में जब वो कीचड़ में लथपथ होता, तब भी वो सबसे पहले सीने में छिपे बारूद को भीगने से बचाता था। मौसम की बेरहम मार से उसका शरीर टूट जाता, भूख से पेट में भयानक ऐंठन होती, लेकिन भारत माँ के प्रति वफादारी की लौ उसे झुकने नहीं देती थी। इस अकल्पनीय दर्द और लंबे इंतजार में एक आम इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता, लेकिन वो भारत का एक फौलादी सैनिक था। गार्ड्स उसे ठोकरे मारते और लोग उसे दुत्कारते, लेकिन उसने अपना सब्र कभी नहीं खोया। वो उस सड़क का ऐसा बेजान हिस्सा बन चुका था जिस पर कोई शक करने की भूल भी नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि जब वो पलाएगा तो उसकी ये खामोशी दुश्मन के लिए मौत का ऐसा खौफनाक तूफान लाएगी जिसे वो कभी नहीं भुला पाएगा। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार उस भारतीय जासूस ने अपनी जिंदगी के 5 सबसे खौफनाक साल देकर किया था। पूरे 11 महीने तक अपने सीने से मौत का वो ठंडा लोहा बांधे रखने के बाद उस रॉ एजेंट के सब्र का बांध अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। दोपहर का वक्त था। अचानक फैसल मस्जिद के बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। पुलिस के सायरन हवा को चीरते हुए गूंजने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरन अपनी अपनी पोजीशन ले ली। भिखारी के भेष में जमीन पर लेटे उस एजेंट की आधी बंद आंखों ने दूर से आते उसी चिर परिचित काफिले को देख लिया। 3 काले रंग की गाड़ियां तेजी से मस्जिद की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही वो गाड़ियां आकर रुकीं, एजेंट के दिल की धड़कनें एकदम शांत हो गईं। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और वही खूंखार आतंकी पूरे हुरूर के साथ बाहर निकला और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। जासूस जानता था कि ये उस दरिंदे की आखिरी नमाज होने वाली है। ठीक 45 मिनट बाद वो शैतान बाहर आया। गार्ड्स ने उसकी कार का दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाए। यही वो इकलौता पल था जिसके लिए वो जासूस उस नर्क में एक कीड़े की तरह जी रहा था। वो अचानक अपनी जगह से उठा। उसने अपनी फटी हुई पोटली से एक मैला कपड़ा निकाला और चीखते हुए पागलों की तरह भागकर उस आतंकी की कार के बोनट पर गिर पड़ा। साहब की गाड़ी चमकेगी चमकेगी, वो जोर जोर से बड़बड़ाते हुए बोनट को रगड़ने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे गालियां देते हुए आगे बढ़े। उस आतंकी के चेहरे पर घिन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए उस पागल को धक्का देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। बस यही वो निर्णायक सेकंड था। जो इंसान पिछले 5 सालों से एक लाचार रेंगता हुआ भिखारी था, उसका शरीर एक झटके में बदल गया। उसकी आंखें जो अब तक पागलों की तरह घूम रही थीं, अचानक चीते की तरह स्थिर और खौफनाक हो गईं। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में उसका बायां हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उस आतंकी की कॉलर को लोहे की तरह जकड़ लिया। उसी पल उसका दायां हाथ उसकी फटी जैकेट के अंदर गया और उस रशियन पिस्तौल को बाहर निकाल लिया जिसे उसने अपने पसीने और खून से सींचा था। इससे पहले कि उस आतंकी की आंखों में खौफ पनप पाता या कोई गार्ड अपनी बंदूक निकाल पाता, थुप थुप थुप, साइलेंसर लगी पिस्तौल से मौत का पैगाम लाती 3 आवाजें गूंजी। वो तीनों गोलियां उस खूंखार आतंकी के माथे के ठीक बीचों बीच उतर गईं। उस दरिंदे की आंखें फटी रह गईं। उसके माथे से खून का फव्वारा फूटा और वो भारत का दुश्मन एक भारी पेड़ की तरह उसी सफेद मार्बल पर धड़ाम से गिर पड़ा। जैसे ही उस आतंकी का खून सफेद संगे मरमर पर फैला, वहां भयानक चीख पुकार मच गई। हमला हमला! सिक्योरिटी गार्ड्स पागलों की तरह अपनी बंदूकें निकालकर इधर उधर दौड़ने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच वो भारतीय जासूस जो कुछ सेकंड पहले तक जमीन पर रेंगता हुआ भिखारी था, अब एक चीते में बदल चुका था। उसने पलक झपकते ही अपनी पिस्तौल जैकेट में छिपाई और भीड़ को चीरता हुआ तेजी से भाग निकला। तभी सिक्योरिटी चीफ की तेज नजर उस भागते भिखारी पर पड़ी। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो पागल अब एक प्रोफेशनल कमांडो की रफ्तार से दौड़ रहा है। वो पागल नहीं, कातिल है, उसे मारो! वो पूरी ताकत से चीखा। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हवा को चीरती हुई गोलियां एजेंट के कान के पास से गुजर रही थीं। उसने बिना मुड़कर देखे एक फल के ठेले को जोरदार लात मारकर पलट दिया, जिससे पीछे आ रहे गार्ड्स का रास्ता रुक गया। वो फुर्ती से छलांग लगाकर रावलपिंडी की उन संकरी और घुमावदार गलियों में घुस गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पीछे से सिक्योरिटी की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उन गलियों के मुहाने तक आ पहुंची। गार्ड्स के भारी बूटों की आवाजें करीब आ रही थीं। तभी एजेंट की नजर गली के नुक्कड़ पर खड़ी एक चालू बाइक पर पड़ी। एजेंट ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, फुर्ती से उस आदमी को धक्का दिया और बाइक छीनकर पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमा दिया।
बाइक एक तेज दहाड़ के साथ उन गलियों को चीरती हुई शहर की तरफ भाग निकली। धूल उड़ाती हुई वो तेज बाइक अब शहर के एक चौड़े और सुनसान हाईवे पर आ चुकी थी। ठंडी हवा जासूस के चेहरे से टकरा रही थी। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि वो बच निकला है। तभी उसने बाइक पर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे देखते ही उसके होश उड़ गए। दूर से पुलिस की दर्जनों गाड़ियां लाल नीली बत्तियां चमकाती हुई सायरन की गूंज के साथ पूरी रफ्तार से उसी का पीछा कर रही थी। एजेंट ने अपने दांत भींचे और बाइक की रफ्तार अपनी आखिरी हद तक बढ़ा दी, लेकिन तभी सामने से भी एक खौफनाक मंजर उभरने लगा। हाईवे के दूसरे छोर से भी पुलिस की भारी गाड़ियां सायरन बजाती हुई सीधा उसी की तरफ बढ़ती आ रही थीं। अब वो भारतीय जासूस आगे और पीछे दोनों तरफ से पुलिस की घेराबंदी में पूरी तरह फंस चुका था। मौत सामने खड़ी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ भाग 1 दी एंड।